क्या आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल होते हैं, जो कोर्ट मार्शल जिन्हें हम कहते हैं आप उसकी टेक्निकल लैंग्वेज में, क्या वो फेयर होते हैं कि नहीं? मेरा तजर्बा है और जो लिटरेचर अवेलेबल है उससे ये पता चलता है कि फेयर ट्रायल होते नहीं हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं और उस पर बात लिखा भी गया हुआ है, बैनुल अक़वामी तंजीमों ने भी लिखा है, लोकल लॉयर्स ने भी लिखा है कि एक तो सबसे बड़ी अहम जो बात है वो ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल है वो मिलिट्री ऑफिसर्स करते हैं। मैं भी जिन ट्रायल्स में पेश हुआ हूँ वहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए थे मेंबर्स के तौर पर कोर्ट के। जो प्रेसिडेंट थे वो सीनियर ऑफिसर थे, तो वो ऑफिसर्स तो होते हैं और तजर्बाकार ऑफिसर्स भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन उनका लीगल नॉलेज नहीं होता, उनके पास लॉ में स्पेशलाइजेशन नहीं होती। तो वो जो जिस तरह से हम वकला समझते हैं कानून को और फेयर ट्रायल को जिस तरह से हम समझते हैं आइन की रोशनी में और बैनुल अक़वामी जो मयार है उसके लिए तय किए गए हैं उनकी रोशनी में, वो उनकी नज़र में वो मयार नहीं है। एक तो सबसे अहम बात ये है। दूसरी बात ये है कि वो आर्मी की हायरार्की के अंदर होते हैं। अब अगर आर्मी से मुतल्लिक एक जुर्म है और वो सिविलियन पर उसका इल्ज़ाम है, तो आर्मी की हायरार्की ही अगर सिविलियन को ट्राई करेगी तो वो इंडिपेंडेंस नहीं है। सो दो बड़ी अहम बातें हो गई कि कॉम्पिटेंस का क्वेश्चन है और दूसरा ये कि इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी का क्वेश्चन है। अगर ये तीन अहम अनासर मिसिंग हैं तो मैं ये समझता हूँ कि फेयर ट्रायल यानी एक मुनसफाना किस्म का ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। इससे आगे अगर हम बढ़ें तो हमें ये मेरे अपने तजर्बे में है कि मैं अपने क्लाइंट के साथ आज़ादाना तरीके से मुशावरत नहीं कर सकता था, और हमने बाकी मुकदमात के मुतल्लिक यही सुना है। जो टेररिज्म के केसेस ट्राई किए गए हैं उसमें भी यही मसला था, और ये इन मुकदमात में हम ये देखते हैं कि जब सिविलियन को गिरफ़्तार किया जाता है, चाहे वो मुबैना दहशतगर्द होता था या कोई आम शहरी जो है जिस पर सड्यूस करने का इल्ज़ाम हो या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को वायलेट करने का इल्ज़ाम हो, जैसे इदरीस खटक जो हैं उनका मुकदमा हुआ, तो जब सिविलियंस को ट्राई करने की बात होती है उनका पहले दफ़ा 164 CRPC के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, अच्छा, मेरे भी तजर्बे में यही हुआ, और वो मैजिस्ट्रेट जो है वो मिलिट्री कोर्ट में पेश भी होता है और वो कहता भी है कि इसने कन्फेशन किया हुआ है, लेकिन जाहिर है कि वो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है जो मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड की जाती है उसके जो लवाजमात हैं आम कानून में वो पूरे नहीं किए जाते। जो सिविलियन हैं जिनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल्स होते हैं वो फ़ौज की ही हिरासत में होते हैं, फ़ौजी अफसरान ही उसको मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के मैजिस्ट्रेट के सामने वो फ़ौजी अफसरान ही के पास हिरासत में वापस आता है। हमारे आम कानून में ये इस पर ममानियत है कि पुलिस के अगर पास है रिमांड में और वो कन्फेशनल स्टेटमेंट या किसी भी किस्म की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं तो मजिस्ट्रेट ने बाज़ शराइत जो हैं वो पूरी करनी होती हैं और उसको बताना होता है कि इसके बाद आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे इसके बाद, और आपको जुडिशल कस्टडी में रखा जाएगा। अगर आप किसी खौफ के तहत ये बयान दे रहे हैं तो आप ये बयान ना दें, उसको इंतज़ार करवाया जाता है, उसको सुकून में रखा जाना लाजिम होता है ताकि वो किसी कोर्शन या प्रेशर या टॉर्चर के खौफ से इस तरह का बयान ना रिकॉर्ड करवाए। ये शराइत पूरी नहीं की जाती, लिहाजा फेयर ट्रायल कैसे हो सकता है? अच्छा, फिर ये भी कि ये अभी हम बात कर रहे थे कि आर्मी एक्ट के तहत आर्मी हायरार्की के पास ही ये मिलिट्री कोर्ट्स मिलिट्री ट्रायल्स होते हैं। इसमें सिविलियन कोर्ट्स में अपील करने की कोई इम्कान नहीं है। इस कानून में आर्मी एक्ट के तहत भी सिविलियन कोर्ट्स के पास जाके अपील नहीं की जा सकती, जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं। आर्मी
एक्ट के तहत आर्मी हायरार्की के पास ही अपील का एक फोरम मौजूद होता है और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कंट्रोल में होता है मुकम्मल तौर पे। सो ये एक अहम बात है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी एफिकेशियस कोई नहीं है। जब ये फैसला फाइनल हो जाता है आर्मी एक्ट के तहत, उस वक्त भी अपील का कोई हक नहीं है और किसी इंडिपेंडेंट फोरम पर जाके अपील नहीं कर सकते। एक बहुत महदूद सी ग्राउंड्स हैं, बदनीयती पर मबनी अगर मुकदमा कायम किया गया हो और वो शो करना पड़ता है, और या कि वो कोरम जो फोरम नहीं वो बनता था, आर्मी मिलिट्री कोर्ट जो है उसके सामने ये मुकदमा कायम ही नहीं किया जा सकता था, वो एक जवाज बन सकता है। रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो ये बहुत ही महदूद हो जाती है सिविलियन के लिए दादरसी का जो कोई फोरम है उस वो। फिर ये भी कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो जजमेंट्स नहीं देती, यानी रीजनड जजमेंट्स, एक यानी बाकायदा जवाज के साथ ये बताया जाए कि ये जराइम किए गए हैं, उसके मुतल्लिक ये एविडेंस मौजूद है और ये जो एविडेंस और स्टेटमेंट्स और क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड हुआ है और ये हम फैसला कर रहे हैं, यानी उसकी कोई रीजनिंग मौजूद नहीं होती। फिर ये कि वो जो जजमेंट जो 2 और 3 लाइनर्स होता है वो फैसला 4 लाइनर्स हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें सिर्फ सज़ा कितनी है वो बताया जाता है, उसकी कोई कॉपी नहीं दी जाती। तो यानी जहाँ जिस फोरम की जानिब से फैसला किया जाए और कोई रीजन जजमेंट मौजूद ना हो, तो फेयर ट्रायल का सबसे बड़ा सुतून वो तो है ही नहीं वहाँ पर जी। सो मतलब ये है कि कोई भी लाजिम व मुलजूम जो रिक्वायरमेंट है फेयर ट्रायल की, जैसे हम समझते हैं, वो आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल्स होते हैं वो उसमें हो ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। लिहाजा ये एक अंदेशा है, अंदेशा नहीं बल्कि एक बहुत रियल ख़दशा है कि इस कानून के तहत जो ट्रायल किए जाएंगे वो बाद में मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट में उनको चैलेंज किया जाए हाई कोर्ट से होते हुए, तो वो उनको गैर कानूनी गैर आइनी डिक्लेयर किया जाए।